गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने न्यायपालिका को डिस्कस किया था। न्यायपालिका किस प्रकार से काम करती है हमारी न्यायपालिका, उसके अक्षेत्राधिकार क्या हैं। तो कल हमने अक्षेत्राधिकार को ही डिस्कस किया था कि न्यायपालिका के हमने आपको बताया भी था कि भाई न्यायपालिका जो भारत में न्यायपालिका है वो पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर जो है वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्चतम न्यायालय, उसके बाद हमारे जिला न्यायालय। तो इन न्यायालयों के कुछ अधिकार भी हैं, तो उन अधिकारों को आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई इन न्यायालयों के क्या क्या अधिकार हैं, किस प्रकार से उन अधिकारों को समीक्षा करते हैं। क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा था कुछ मौलिक अधिकार जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। आज उन ह्यूमन राइट्स को हम ध्यान में रखते हुए आज न्यायालयों के अधिकारों की बात करेंगे, न्यायालयों के अधिकारों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है मौलिक क्षेत्राधिकार। देखिए बच्चों, मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। देखिए, एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में हमने पढ़ा भी था, एक असम का एक किस्सा था जो 55 साल तक वो जेल में रहने के बाद उनको न्याय मिला। तो कुछ इसी प्रकार के मुकदमे होते हैं जिनमें सीधा संज्ञान कौन लेता है? सर्वोच्च न्यायालय। जिनकी सुनवाई सीधा कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। तो ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं, क्योंकि क्या होता है कि भाई आपको पहले निचली अदालत में, आपका जिला कोर्ट में या किसी अधीनस्थ कोर्ट में या उच्च न्यायालय में ऐसी कोई किसी सुनवाई की, ऐसी किसी हियरिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो संघीय संबंध हैं, जो संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। संघ यानी कि जो भारत, हमारा जो देश है वो एक संघ है, एक राज्यों का संघ है। तो इस संघ से जुड़ा अगर कोई भी मुकदमा है तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उससे संघीय मामलों में, यानी कि संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? जिस तरह से आपने देखा भी होगा क्रिकेट के मैदान में जब एक डिसीजन दिया जाता है अंपायर के द्वारा, इसी तरह से वो सर्वोच्च न्यायालय भी एक अंपायर की भूमिका क्या करते हैं? निभाते हैं। और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने देखा कि भाई कभी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एक सीमा का मसला, कि वो जगह जो है वो हरियाणा सरकार कहती है, हरियाणा के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये हमारी सीमा में है तो ये हमारी ज़मीन है। उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, ऐसे कई सारे मुकदमे हैं जिन पर सीधा सीधा राज्यों के हितों का टकराव होता है। तो इन सभी डिस्प्यूट्स को, यानी कि इन विवादों को हल करने की, इनको रिजोल्व करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सर्वोच्च न्यायालय की है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। इनकी सुनवाई न तो उच्च न्यायालय और न ही अधीनस्थ न्यायालयों में हो सकती है। अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। तो बच्चों, इसी क्रम में जब हम बात करें कि भाई राज्यों के बीच अगर कोई भी विवाद होता है, कोई भी किसी प्रकार के डिस्प्यूट होते हैं, तो उन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए वो सीधी सीधी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है? माननीय सुप्रीम कोर्ट की है। तो इन सभी, क्योंकि ये सभी समस्याएं जो हमारे अक्षेत्राधिकार में आती हैं, इनके ये क्या कहलाती है? मौलिक क्षेत्राधिकार। इन्हें स्वतः संज्ञान लेते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है बच्चों। तो अगला जो अधिकार है वो है हमारा रिट संबंधी अधिकार। देखिए बच्चों,
तो रिट संबंधी अधिकार में आज अब हम बात करेंगे। जैसा कि आपने मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में पढ़ा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जस्टिस के लिए कहाँ जा सकता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या दे सकता है? एक रिट, यानी कि विशेष आदेश। उसे हम क्या कहेंगे? रिट के रूप में, विशेष आदेश के रूप में दे सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने के आदेश दे सकता है। बात समझ आए बच्चों? तो ये था हमारा रिट संबंधी अक्षेत्राधिकार। इसके बाद हम बात करेंगे अपीली अक्षेत्राधिकार। अपील कहाँ पर हो सकती है? देखिए, जब एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्या होता है? हनन होता है, तो वो कहाँ पर अपील कर सकता है? तो उसकी अपील के लिए सबसे पहले हम बात करें, सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। बात समझ में बच्चों? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अपील करने के लिए क्या है? उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, यानी कि जो हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा है। अगर फौजदारी के मामलों में निचली अदालत किसी को फांसी की सज़ा दे दे तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा ना दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर ले। देखिए बच्चों, तो अभी हमने क्या बात की कि भाई फौजदारी के मामले में यदि उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा दी है तो वो अपनी सज़ा के विरुद्ध कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और यदि उच्च न्यायालय ने उस पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया कि भाई आप नहीं जा सकते, तो उस स्थिति में भी सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास आए और अपनी सजा के खिलाफ क्या करें? अपील करें। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं है जो निचली अदालतों ने समझा, तो सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णय को बदल सकता है तथा इसके साथ उन प्रावधानों की नई व्याख्या भी दे सकता है। बात समझ में आई बच्चों? अब हम बात करें सलाह संबंधी अधिकार, यानी कि सलाह संबंधी अक्षेत्राधिकार की। देखिए बच्चों, मौलिक और अपीली अक्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी अक्षेत्राधिकार भी है। देखिए, मौलिक अधिकार भी है और अपीली अधिकार भी है, लेकिन इसके इतर उनका एक और, यानी कि वो कंसल्टेंसी, यानी कि परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। ये याद रखेंगे बच्चों, भारत के राष्ट्रपति भेज सकते हैं, ठीक है।
लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति। वे लोग बाउंड नहीं है कि आपको देना ही होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयोगिता है? देखिए, उपयोगिता को भी हम समझेंगे, यूटिलिटी क्या है। देखिए बच्चों, इसकी दो मुख्य उपयोगिताएं हैं। पहली, इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय जान ले कि भाई लीगल रिकमेंडेशन क्या हैं। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। देखिए, इस संबंध में अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। यानी कि अगर कोई डिसीजन दे दिया है तो उस डिसीजन के ऊपर क्या होगी? पुनरावलोकन, यानी कि उसे दोबारा से ऑब्जर्व किया जा सकता है। अनुच्छेद 144 क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से, यानी कि वो कहाँ से? सर्वोच्च न्यायालय की सहायता से क्या करेंगे? कार्य करेंगे। देखिए बच्चों, न्यायिक सक्रियता। देखिए, न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या है? पॉजिटिविटी, यानी कि जस्टिस पॉजिटिविटी, यानी कि जनहित याचिका के बारे में आपने सुना होगा। PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसको हम बोलते हैं PIL, जनहित याचिका। आजकल बहुत सारे डिबेट, बहुत सारी चर्चा में इन दोनों शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है। देखिए, बहुत सारे लोगों का मानना है कि न्यायपालिका के कार्यों में बहुत सारे क्रांतिकारी यानी कि आमूलचूल परिवर्तन कर उन्हें अब मॉडर्न बनाया गया, आधुनिक, कि वो जनमानस के हित को क्या रखें? सर्वोपरि रखें। तो भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका, सोशल एक्शन लिटिगेशन है। ये जनहित याचिका है क्या? अब कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए, कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो, यानी कि आपका इंडिविजुअल लॉस होना चाहिए भाई। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया। 1970 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। देखिए, जो उसमें विक्टिम था, जो पीड़ित था, उन्होंने नहीं बल्कि दूसरे लोगों ने, क्योंकि ये जो मामला था वो जनहित यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ था। अतः इसे और ऐसे ही अन्य मुकदमों की जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। इससे ऐसे मुकदमों की बाढ़ सी आ गई जिसमें जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिकों तथा स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की। तो यह जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई। तो आज क्लास में बेटे इतना ही, कल बाकी डिस्कस करेंगे हम इसे।